नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और लोकतंत्र की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक प्रयोग जिसको फुटकर में आपने इक्का दुक्का चलते फिरते देखा होगा, वो प्रयोग अब भाजपा बड़े पैमाने पर शुरू कर चुकी है। और उस प्रयोग में, उसके पहले चरण में उसको बम्पर सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली। अगर ये प्रयोग बिना किसी अवरोध के, बिना किसी विरोध और गतिरोध के सफल हो गया, तो फिर वन कंट्री, वन पार्टी, वन लीडर, इसको लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी जो प्रतिनिधि होंगे, वो कई बार चर्चाओं में कहा भाव ने कि 2 बजे ऐलान होगा और 4 बजे सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसे ही आएंगे। चुनाव मतलब आप बटन दबाने का जो है ना, बटन दबा के जो मजा आता है, ये मजा, इस मजा से आप महरूम हो रह जाएंगे। ये मजा फिर आएगा नहीं, ये मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पे। मैं कहा फुटकर हो चुका है, लेकिन आज मिड डे में जो खबर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्राथमिक रूप से लग सकता है कि सैंपल छोटा है, लेकिन छोटे ही सैंपल से बड़े प्रयोग होते हैं। इस दुनिया में जो बड़े-बड़े प्रयोग हुए हैं ना, वो पहले चूहों पे किए जाते हैं। वो प्रयोग सीधे हाथी, शेर या इंसान पर नहीं होते, चूहों पर प्रयोग होते। तो ये प्रयोग जो हुआ है, ये बड़े प्रयोग का प्राथमिक चरण है। बिना मतदान के भाजपा के 103 प्रत्याशी जीत गए। बिना पोलिंग 103, ये 3 नहीं है, 103 प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस ने जो पकड़ा है खेल, वो वो भी फुटकर में ही बता रही है। जो एक दो एक्टिव नेता हैं उनके, वही बता रहे हैं। बाकी कांग्रेसी, ठंडक काफी बढ़ती जा रही है, तो रजाई की व्यवस्था में लगे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी से भी बीच-बीच में, जैसे होता है नहीं कि सुबह, दोपहर, शाम किसी एक टाइम चों से बोल देना है काम खत्म, आज की ड्यूटी पूरी, वैसे ही हुआ है। उद्धव की पार्टी तो कंफ्यूजन में है, वो सिर्फ शिंदे पर तंज कसने में व्यस्त है कि शिंदे कहाँ जा रहे हैं, किस दरवाजे पे माथा टेकने जा रहे हैं, शिंदे की स्थिति क्या हो गई है, बस इसी में व्यस्त हैं। वो शिंदे, बस उनको वही शिंदे नजर आ रहा है जिस शिंदे ने उनको निपटा दिया। तो ये पूरा जो है स्थिति जो आपको हम अभी दिखाने जा रहे हैं, ये देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। भाव को लेकिन लाइए पहले, तब दिखाएं। स्वागत है भाव। खबर देखिए, ये खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। हम लोग पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश संघ और भाजपा के प्रयोग का लैब है, प्रयोगशाला है, लेकिन महाराष्ट्र अब नया प्रयोगशाला बन रहा है, क्योंकि स्ट्राइक रेट वाला प्रयोग भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। देखिए, वोटिंग से पहले ही हमारे 100 पार्षद जीत गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया बड़ा दावा। अब ये दावा नहीं है, अब हकीकत में तब्दील हो चुका है, आगे दिखा रहे हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए गुड न्यूज। बिना चुनाव लड़े भर गई झोली, आग बबूला हुआ विपक्ष। अब ये नहीं लिख रहे हैं, ये सबको पत्रकार है, लिखना चाहिए लोकतंत्र के लिए कितना बैड न्यूज है जब चुनाव ही ना हो, मतदान ही ना हो। तो भीतर खबर देखिए आप। महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव से पहले बीजेपी के 100 पार्षद और 3 अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। रविंद्र चौहान ने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया है। विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। आगे बढ़िए। चौहान ने इस जीत का श्रेय मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस को दिया। चौहान के अनुसार निर्विरोध जीतने वाले इन 100 पार्षदों में 4 कोंकण से हैं, कोंकण क्षेत्र से, 49 उत्तर महाराष्ट्र से, 41 पश्चिम महाराष्ट्र से, 3-3 मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से हैं। 3 मराठवाड़ा और 3 विदर्भ से हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मतदान से पहले ही इतनी सीटें मिलना बीजेपी संगठन की मजबूती दर्शाता है। बीजेपी संगठन की मजबूती, पहली बार किसी के संगठन की इतनी मजबूती देखा कि विपक्ष का प्रत्याशी न मैदान में आवे। अरे हमारे संगठन से हमारे प्रत्याशी के पीछे भीड़ इकट्ठा हो सकती है, दूसरे प्रत्याशी कैसे नहीं लड़ेगा? इन सबके तर्क को ये सब कुतर्क में तब्दील कर दिए हैं।
आगे बढ़िए। हाँ, हालांकि बीजेपी के इस दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का कहना है कि निर्विरोध चुनाव पर आपत्ति नहीं है, लेकिन बार बार केवल बीजेपी के ही उम्मीदवार बिना मुकाबले कैसे जीत रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि पैसे, ताकत और सत्ता का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। आगे बढ़िए। विवाद इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कई जगह बीजेपी नेताओं के परिजन भी बिना मुकाबला जीत गए हैं। अब यहाँ पर और रोचक है, जामनेर से जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन बड़े चर्चित हैं। गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन नगर परिषद की अध्यक्ष बिना चुनाव के ही चुनी गई, क्योंकि उनके सामने खड़े सभी उम्मीदवारों ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया। अब गिरीश महाजन अमित शाह तक पहुंच जाते हैं यहाँ पर जुगाड़ करने, तो वहां तो वापस ले लिया, कौन आश्चर्य है। चलिए, कोठी बंगला सब इनका अमित शाह के पास नोट है। धुले जिले में मार्केटिंग मंत्री जय कुमार रावल की मां नयन कुंवर रावल भी विरोधी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अध्यक्ष बन गई है। या तो नामांकन वापस, नहीं तो नामांकन रद्द। चिखलदरा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई अलहद कालोटी भी बिना मुकाबले पार्षद चुन लिए गए हैं। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर का आरोप है कि अन्य उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए धमकाया गया। इन घटनाओं के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी इसे अपनी लोकप्रियता और जनता के समर्थन का नतीजा बता रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। बस अब भाव से नामांकन वापस लेने, रद्द होने का फायदा हर बार बीजेपी को ही क्यों मिलता है। अब वो तो क्यों मिलता है, उनको मिलना चाहिए, जन्मसिद्ध अधिकार है। बस एक पहला सवाल मैं यही समझना चाहता हूं, भाऊ, किसी का नामांकन रद्द होने में या नामांकन वापस लेने में मोदी की और फडणवीस की लोकप्रिय नीतियों से कैसे नामांकन रद्द हो सकता है, और जनता के अपार समर्थन से कैसे नामांकन रद्द होता है? क्या किसी नामांकन के खिलाफ जनता अगर कहे कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय है, रद्द कर दो, तो रद्द हो जाता है क्या? कुछ नया नियम आया है क्या? नहीं, नया नियम यही है आशीष जी कि मोदी जी को खुश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैसा अपने सत्ता का दुरुपयोग कर पूरी मशीनरी का उपयोग करते हैं। कई जगह खासकर चिखलदरा करके एक जगह है जहाँ पे कहते हैं कि फडणवीस के कोई रिलेटिव ही चुनाव लड़ रहे हैं। यशोमती ठाकुर का आरोप है कि जो फॉर्म रद्द हो गया है सामने का, वो जबरिया किया गया है। आप कोर्ट में चले जाइए, फॉर्म रद्द किया तो कोर्ट कहेगा कि अभी चुनाव प्रसार ये चल रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते। न्यायपालिका से तो उम्मीद नहीं कर सकते अपन। एक एक दो उदाहरण यदि हम दें कि हरियाणा की ग्राम पंचायत हो या उत्तराखंड का पंचायत चुनाव हो, तो वो सिर्फ उदाहरण ही रह जाते हैं। न्यायपालिका भी बहुत आजकल तेज हो गई है, वो एक दो उदाहरण देके अपना महिमा मंडन करती है ताकि सनद रहे कि संविधान इस देश में है, और बाकी असंसदीय असंवैधानिक काम जितने भी है उनके ऊपर नजरअंदाज करती है। 100 पार्षद 100 पार्षद निर्विरोध हो गए। मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण देता हूँ बारामती का। बारामती का योगेंद्र पवार ने आरोप लगाए। बारामती कारपोरेशन में 41 उम्मीदवार हैं। अभी तक अजित पवार के 8 निर्विरोध जीत के आए। 8 में से 4 शरद पवार के पार्टी के थे, जिनको 20-20 लाख रुपए देने के आरोप लगाए योगेंद्र पवार ने। उन्हें कहा कि हमारे 4 पार्षद थे, वो इतने ईमानदार थे कि वो 10 साल भी 20 लाख रुपए ऐसे कमा नहीं सकते। 2 नए थे, उनको पैसे ही नहीं धमकाया भी गया। तो उनको लगा पैसे लेके चुपचाप बैठो, मैं जानता हूं कि ये गलत हुआ है, लेकिन ये मेरे साथ है, और ये ऐसा ही इन्होंने विधानसभा में भी किया, जिसकी वजह से अजित पवार जीत गए। ये सत्ता का नशा है। या तो ये 20 लाख रुपए लेके आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो आप चुनाव जीत के आ जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं हम तुम्हारा इनकम टैक्स, सीबी, ईडी तुमको इतना जीवन नरक कर देंगे तुम्हारा कि तुम रोज तरसोगे और सोचोगे कि क्या करके हमने चुनाव लड़ा। तो लोग निकल जाते हैं चुनाव में से, लोग निकल जाते हैं चुनाव में से, विड्रॉ कर देते हैं। और ये भाई भतीजावाद यदि कहे तो इस बार तो अभी जरा चुनाव के नतीजे आने दो, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको कितने लोगों के रिलेटिव लड़ रहे हैं।
सीधी पति मंत्री है तो पत्नी नगराध्यक्ष है। हम्म ये परिवारवाद का विरोध करने वाली भाजपा है। हम्म अभी गिरीश महाजन तो ये सब 2-3 मंत्रियों के तो अभी आ गए, माँ पत्नी ये तो अभी आ गए, तो निर्विरोध आ गए भाई, निर्विरोध आ ये तो निर्विरोध आ गए। और निर्विरोध आने पे यदि सामने का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या उसमें से कोई गए। कमी निकलती है, तो इसमें हम्म मोदी और की जो रोल है मोदी जी का और फडणवीस का, हम्म मतलब ये इतने अभी इनके मुंह में वो हो गया है, मतलब यदि इनके गाय को बछड़ा भी हो गया तो ये कहेंगे कि आज ही हमारे लिए खुशखबरी है कि गाय ने बछड़ा दिया है। हम्म और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गाथा और देवेंद्र फडणवीस की सुशासन को देखते हुए गाय ने बछड़े को जन्म दिया। ये सुनने को मिलेगा हमें, हम्म ये सुनने को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राम मंदिर का निर्माण होता है और राम लला जो लाए हैं, क्या लाए भैया राम लला? औकात होती तो 10 साल बैठे हुए थे सत्ता में, हम्म कानून पारित करके ही मंदिर बनवा लेते। औकात तो होती। एक सांप के बारे में एक भ्रांतियां हैं हम्म कि लोग नाग पंचमी को, कुलदैवत है हमारे शेषनाग, इसलिए मैं हम्म बताता हूँ। नाग पंचमी को हम जिस जगह जाके पूजा करते हैं, जहाँ सांप रहता है, सांप का घर है, एक बहुत टीला ऐसा, उसको मराठी में वारुड़ बोलते हैं, इतना बड़ा होता है। वो बेसिकली चींटियों का घर होता है आशीष जी। चींटियां बनाती है उसको, हम्म और चींटियां वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट मानी गई हैं। हम्म उस चींटियों के बने बनाए घर में सांप अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ कोई भी चीज हो, बने बनाए चीज में, वहां मोदी जी और फडणवीस जी का आना जरूरी है। मैं तो गाय और बछड़े का तो उदाहरण मैंने बस, अभी इससे ज्यादा और क्या दूं? किसी का फॉर्म रिजेक्ट करवा के यदि आप अपना निर्विरोध करवाते हो, और आपने कहा कि ये सैंपल है, सैंपल नहीं आशीष जी, ये पहला टेस्टिंग हुआ सूरत में, लोकसभा में। वो फुटकल था, सूरत में हुआ, फिर सूरत, फिर इंदौर इंदौर में में करवाया हुआ। गया। हाँ ठीक है, इन 2 जगह के बाद अब उनको समझ में आ गया कि इसको थोक में करवा जाए। हाँ तो अब महाराष्ट्र में पहला थोक हुआ है। हम्म अब ये यूपी में रिपीट होते हुए दिखाई देगा आपको। हम्म और जो मैं कहता हूं कि 12 बजे अनाउंसमेंट होगा और 5 बजे सूची जाहिर हो जाएगी, वो स्थिति में हम जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने लायक रहेगा ही नहीं। कुछ भी रोल निकाल सकते हैं, कुछ भी रोल निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन लेकिन ये मोदी और शाह के तौर तरीके तो लोग 2001 से देख रहे हैं। फडणवीस ये हम्म, तो वही स्कूटर वाले फडणवीस हैं, सीधा साधा नेता फडणवीस। अरे कहाँ सीधा साधा, ये कहाँ से वो मतलब गुप्त बिल्कुल, ट्रेनिंग? वो जिलेबी इतने भी सीधे नहीं है, वो इमरती इतने सीधे हो गए हैं। हम्म अब सवाल फडणवीस के विचारों का नहीं है, हाँ संस्कारों का नहीं है। सवाल है दिल्ली के आका को आप कितना खुश कर सकते हैं। यदि दिल्ली के आकाओं को बोला कि साहब चुनाव हुए, लोग चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं, समर्पण कर हम्म दिया बीजेपी के सामने, हाँ हाँ ये है आपकी ग्रेटनेस, तो बोलेंगे ठीक है। और यदि लोकसभा आने वाले लोकसभा में 48 सीटों में से यदि 42 निर्विरोध आ गए, तो चुनाव आयोग कहेगा कि ये तो महाराष्ट्र की परंपरा है। देखा नहीं, वहां पे भी 100 निर्विरोध आ गए थे। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, हम्म विपक्ष भी समझदार है। हम्म अच्छा उम्मीदवार यदि है तो उसको बिना बिना अनअपोज भेज देते हैं। हम्म इस महाराष्ट्र में वो भी परंपरा थी आशीष जी, हम्म वो भी परंपरा थी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द पार्टी लाइन
बड़े नेता के प्रति एक आदर हुआ करता था। जब एक बड़े नेता की मृत्यु हुई, हम्म, कदम, हम्म, सीनियर कदम, हम्म, उनके जगह उनका बेटा लड़ा, विश्वजीत कदम। महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों ने उसको अनपोज जितवाया, क्योंकि उनके पिता के अक्रत पार्टी लाइन संबंध थे और सभी आदर करते थे। वो निर्विरोध चुनाव था। प्रधानमंत्री की भाषा में सर पे कट्टा रख के नहीं रखा, सर पे कट्टा नहीं रखा जाता। नहीं, लेकिन विपक्ष कहाँ है? मैं सवाल ये, विपक्ष नहीं कहाँ तो है? बिहार में नहीं हुआ क्या आशीष जी? यशोमती विपक्ष, ठाकुर के अलावा कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, उधर योगेंद्र पवार ये खेरची में बोल रहे सब। हाँ, कांग्रेस के पास जो अध्यक्ष है वो हरिभक्त परायण है, वो बेसिकली प्रवचन करने वाला व्यक्ति है। हम्म, वो उसको भक्ति पथ पे चलने वाला व्यक्ति है, उसको कांग्रेस ने अध्यक्ष बना दिया। वो संत तुकाराम के 4 श्लोक सुनाता है इस भाषण में। स्ट्रीट फाइटर चाहिए, स्ट्रीट फाइटर। कौन है स्ट्रीट फाइटर महाराष्ट्र में? मैं कई लोगों से मिला नागपुर में 2 दिन के वास्तव्य में, कांग्रेस के बड़े लोगों से मिला। उनमें से एक नेता जो अपने आप को बहुत फाइटर कहता था, वो बोला मैं दिल्ली आते ही नहीं, क्या करूं आके? हम्म, दिल्ली में जब तक आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं हो तब तक तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, साथ में कुछ रखना पड़ता है, उसको देख के अपॉइंटमेंट मिलता है। अब इतने बुरे दिन नहीं आए कि ये काम भी हम करें। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता नहीं थे। जब दिल्ली ही चाहती है कि वहां पे बुजदुलों की फौज खड़ी कर दे, जब दिल्ली में बैठे हुए स्लीपर सेल, जिस यशोमती ठाकुर का आपने नाम लिया, तेज तर्राट नेत्री, गला दिया, वो अध्यक्ष बनती तो पूरा महाराष्ट्र करती, नहीं नहीं बनने दिया। यह आक्रामक है, यह आक्रामक लोगों की जरूरत नहीं है। यह वो आक्रामक चाहिए जो दिन में आक्रामकता दिखाती है, रात को बैठ के एक दूसरे के साथ करे करे। ये स्थिति है, वस्तु स्थिति फ्री फॉर ऑल चल रहा है। बीजेपी ने कोई लिहाज नहीं रखा, ना एकनाथ शिंदे का लिहाज रखा, ना अजित पवार का रखा। अजित पवार बारामती में निर्विरोध चुनाव जितवा के ला रहे हैं। उनके ही भतीजे, सगे भतीजे, उनके सगे छोटे भाई के बेटे योगेंद्र पवार ने फ्रंट खोल दिया, बोल दिया 20 लाख रुपए लेके खरीद लिए है जबरदस्ती, सत्ता का दुरुपयोग। और इधर पिंपरी चिंचवड़ में सुना है बीजेपी ने सेंध लगा दिया अजित पवार में। मतलब महाराष्ट्र में, मतलब दर्शकों को ताज्जुब लगेगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लड़ रही है कई जगह, तो कुछ जगह उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ लड़ रही है, कुछ जगह कांग्रेस और एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं, तो कुछ जगह एकनाथ शिंदे और शरद पवार लड़ रहे हैं, कुछ जगह अजित पवार और उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। हर जिले में इन राजनीतिक दलों का कैरेक्टर, विचारधारा, लोग कहते हैं ना कि हर 2 कोस में भाषा बदलती है, यहाँ हर जिले में कैरेक्टर बदलता है। सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये किसके साथ कहीं भी किधर भी हाथ फैला सकते हैं। जिस गाड़गे ने, जिसका इंटरव्यू भी हमने दिखाया था महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, हसन मुशर्रफ के खिलाफ चुनाव लड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से,
और वो अजित पवार की तरफ से, ये शरद पवार की तरफ से। अब दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। कोल्हापुर जिला, हम्म, हम्म, मैं एक एक जिले पे बात करूं तो दर्शकों का भी विश्वास नहीं होगा और आप भी कहोगे कि नहीं भाऊ, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, लेकिन इतना नहीं हो सकता। मतलब ये कैसा हो सकता है? हो रहा है, हो रहा है। और बात आपने तो देख ही ली, फंड दूंगा यदि जीत हम्म, गया तो, नहीं तो फंड भी नहीं दूंगा। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उस पर रिएक्शन देते हैं। हम्म, चुनाव के टाइम पे ऐसा बोला जाता है, बोलना पड़ता है, मतलब चुनाव के टाइम पे धमकाना पड़ता है, गन पॉइंट पे खुलेआम, लेना पड़ता है, और हम्म, मोदी जी के भाषा में कट्टा रखना पड़ता है पास में। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हम सबका विकास करेंगे। चुनाव के पहले ये रंग है, चुनाव के बाद क्या दिखाओगे? हाँ, जब वोट मांगते समय ये तेवर हैं। हाँ, हमारे हैं? बावनकुळे जी अभी बोल गए भाषण में, नागपुर जिले में ही, हम्म, बोले पैसे की चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। हम्म, और भाजपा हम्म, वाकई पैसे की चिंता क्यों करेगा? वो तो छापाखाना रख के बैठे हैं, हम्म, प्रिंटिंग प्रेस ही है मानो। क्या बोल रहे हैं, क्या एक दूसरे को बता रहे हैं? अभी नवनीत राणा का एक वक्तव्य है, हम्म, मेलघाट में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। हम्म, उसने कहा कि ये बताने की जरूरत है कि कांग्रेस को दिया गया एक एक वोट वो मुसलमान को जाता है। चुनाव आयोग चुप है। हम्म। चुनाव आयोग पैसे की चिंता मत करो, चुनाव आयोग फंड नहीं दूंगा, चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पे चुप है। चुनाव आयोग मस्त है, लोकतंत्र पस्त है। अरे इन सबको तो चुनाव आयोग में जो बैठे हैं, इनके लिए तो कोई शब्द नहीं, इन सबको तो चौराहे पे लाना चाहिए वाकई। लेकिन नहीं नहीं नहीं, चौराहे पे भी, भड़का रहे हो, अरे भड़का चौराहे कर पे रहे, भी, चौराहे लायक भी नहीं है। चौराहे पे लाने लायक भी नहीं है आशीष जी। हमारे देश में चौराहों का नामकरण हो गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, महात्मा गांधी चौक, तिलक चौक, शहीद भगत सिंह चौक। उस चौक में इनको खड़े करके इनके साथ जो भी कुछ व्यवहार जनता करे, वो उस चौक का भी अपमान होगा। कोई इतना देखने। घृणित कार्य चुनाव आयोग कर रहे हैं। कोई नहीं, चुनाव आयोग ने अभी फरीदाबाद में चुनाव आयोग को एक लेटर गया है, हम्म। एक ही फोटो पे 90 मतदाता कैसे हैं, प्रूफ के साथ दिया है। देते रहे, क्या फर्क है? क्या फर्क पड़ता देते है? रहे। की फर्क पड़ता? मेनू क्या है? मेनू क्या, मुझे क्या? हम्म, साहब एक नाम पे मेनू, मुझे क्या? नहीं साहब, मोदी जी ऐसा बोल रहा है, तुझे क्या? नहीं तो और साहब बेशर्मी से राहुल करते गांधी हैं। ने ऐसा बोला, लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र का अपमान हो गया। तो चुनावी बेशर्मी, आचार आप संहिता ज्ञानेश ध्वस्त कुमार है। का चेहरा देख लीजिए कभी, उस क्या? चेहरे पर कितनी बेशर्मी नजर आती है। वो नहीं, मतलब, देखिए आप कभी चेहरा गौर से देखिए, कितनी बेशर्मी नजर आती है, कितनी ढिठाई नजर आती है उस चेहरे पे। ढिठाई, ढिठाई, हाँ। ढिठाई, बेशर्मी भी क्या होता है आशीष जी? आदमी शर्मा जाता है। शर्म एक गहना है, ठीक हम्म, है? शर्मा जाता है, या कई बार आदमी ऐसे परिस्थिति में होता है कि उसको बेशर्म बनना पड़ता है। हम्म, लेकिन ये जो ढिठाई ये शब्द है ना, एक ही शब्द है उसके बारे में। तो पकड़े जाने की भी मुस्कुराते हुए, अरे आपने चोरी की, हाँ आज की, तो ये सजा है। देखते हैं। अरे मत करो यार, वो भी देखेंगे। फिर कर रहे हो चोरी, हाँ। ये तो डकैती है, चोरी बहुत हो गई। डकैती करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे। अच्छा। लेकिन ये फिर ये सब हो रहा है, ये हम्म, जनता के बीच में ही तो हो रहा है। हम्म, ये जनता के बीच में ही तो हो रहा है।
जहाँ जनता जी 10-10 हजार रुपए में बिक जाती है। और मैं आपका मानता हूँ, मैं मुझे इस बात में मानना ही नहीं, बिहार में आपने कहा था कि जहाँ रोड नहीं है वहां प्लेन एरोड्रम देने पे लोग तालियां बजाएंगे। हम्म हुआ ये। रोड की चिंता नहीं, एरोप्लेन एरोड्रम मिल गया, उस पे प्लेन उतरे ना उतरे कोई मतलब नहीं। आप ही के पूर्वांचल में गोरखपुर के पास एक एरोड्रम बना है, बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। हम्म डोमेस्टिक प्लेन भी नहीं जाती उसमें, सिर्फ ना, मुख्यमंत्री का चार्टर्ड उतरता है कुशीनगर में, हाँ। कुशीनगर में। बताइए, लोग उस पे खुश है कि हमको एरोड्रम मिल गया। रोड है ना रहे, घर की बेटी बहू की डिलीवरी के लिए खंडे पे लेके जाना पड़ता है, खटिया पे लिटा के भागते हुए जाना पड़ता है 20-20 किलोमीटर। उसमें लोग मस्त है क्योंकि एयरपोर्ट मिला है। देखिए, श्रावस्ती वो तो कुशीनगर है, हाँ, श्रावस्ती वही बुद्धा सर्किट, श्रावस्ती में न बस स्टैंड है और न रेलवे स्टेशन है। अब सोचिए, बस कल्पना करिए, न बस स्टैंड है न रेलवे स्टेशन है, वहां पर एयरपोर्ट है। मतलब खुला था 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ओपन था, फिर डाउन हो गया, शटर डाउन हो गया। बस सीआईएसएफ की तैनाती है। जिस जगह पर बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट। हम, कड़वी बात भले है भाऊ, ये हकीकत है। हम हकीकत है, लोग तो जो हकीकत। डिजर्व करते हैं ना, डिजर्व वही करते हैं। खैर, मैं जरा दिखाऊं ये बेसिकली क्या है। बीजेपी के साथ रहना अब जरूरी नहीं, मजबूरी है, और वो हाँ, मजबूरी ही इसको जरूरी बना दिया है। अजित पवार को भी पता है उनका हश्र क्या होना है आखिरी में, शिंदे को भी पता है क्या हश्र होना है। मुझे लगता है ये सबके सब इसलिए ऐसे पूरा वहां पर कीचड़ फैला दिए हैं, कौन किसके साथ है पता नहीं चल रहा है, कि भाजपा से बचा हुआ कुछ खुर्चन मिल जाए। हम्म, 146 नगर परिषद है और 42 नगर पंचायत है, जिसपे चुनाव होना है। 2 दिसंबर को मतदान है और 3 को मतगणना है। जिस तरह से आ रहे निर्विरोध हो रहे सब, इसमें 80% का स्ट्राइक रेट भाजपा को होगा, पचासी होगा परसेंट का, 15% में सब जीव सब, निकाल के जितना मलाई चाट पाएंगे सब चाट लेंगे। सब इसीलिए चर्चा। सब एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना कितना क्योस है महाराष्ट्र में, कि पिता भाजपा झंडा बरदार है, उसके 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे महाराष्ट्र में अगर कंपटीशन हो बदजुबानी का, मतलब जहल, जुबान से गंदगी निकालने का, हाँ हाँ, निकालने का। तो वो टॉप करेंगे। नारायण राणे के 2 बेटे हैं। बैठे, बस 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 बस। अब देखिए, एक चला गया दूसरी पार्टी में, कुल मिला के घर में ही पूरा होना चाहिए ना, पूरा एक एक हाँ। मिनी असेंबली। आजकल बीजेपी, परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी ने घर घर में मिनी असेंबली तैयार कर दी है। हम्म, पिता दिल्ली में, बेटा पटना में, अम्मा घर के किचन में ही है तो भी विधायक हैं। तो ये स्थिति है। वही वहां वहां महाराष्ट्र में भी है। तो उस मिनी असेंबली में जो राणे के घर घर में है, उस मिनी असेंबली में ऐसा नहीं, असेंबली में तो अलग अलग पार्टी के होंगे, तो एक बेटा दूसरी पार्टी से आएगा, मतलब वहीं पर पोजीशन, वहीं अपोजिशन, सब कर लो। तो देखिए जरा खबर, ये आपस में भी भिड़ रहे हैं सब, और ये भिड़ नहीं रहे, भिड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर बरसे शिवसेना विधायक। अब शिवसेना विधायक कौन है? वो पूत है नारायण राणे के। एक नितेश नाथ राणे। शिंदे की तस्वीर हटाने से हमें दुख हुआ है। और चलिए, दुख हुआ है इनको, जबकि ये सब मिलकर के शिंदे को निपटाएंगे जिस दिन निपटाना होगा। शिंदे हाँ, भाप बन के उड़ ये जाएंगे। ये नीलेश जो है, ये हाँ डेपुटेशन पे है शिंदे के यहाँ। हाँ, और क्या, क्या लिख रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान को सिंधुदुर्ग में 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव से पहले महायुति गठबंधन टूटने का दोषी ठहराया है राणे ने, नीलेष ने। सिंधुदुर्ग नवगठित शहर विकास अघाड़ी के प्रचार अभियान के दौरान शुक्रवार को कहा नीलेष ने कि गठबंधन बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व के कारण नहीं, बल्कि रविंद्र चौहान के कारण टूटा है। नीलेष राणे और रविंद्र चौहान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अब ये यहाँ पर अपना इसको सेटल कर रहे हैं, नहीं अपना नहीं नहीं, हिसाब सेटल कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल। मालवन में हमें 10 सीट देने को तैयार थे, हम 10 सीट देने को तैयार थे, और सावंतवाड़ी में
दीपक केसरकर 50-50 फार्मूले के लिए तैयार थे। कनकौली। कणकवली में हमें कहा गया कि हम केवल 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, बैनर से हमारी तस्वीर हटा दी गई। अगर उन्होंने सिर्फ मेरी तस्वीर हटाई तो ठीक था, लेकिन शिंदे की तस्वीर हटाने से हमें दुःख हुआ है। हम यहाँ पे सब सेटल करने शिंदे को निपटा रहे हैं। रविंद्र चौहान के सिंधुदुर्ग में 3 दिन तक रहने पर भी सवाल उठाया। राणे ने कहा कि 3 दिन तक क्या कर रहे थे, अंतिम चरण में बताएंगे कि उनकी बैठकों में क्या निर्णय लिया गया। चलिए हटा दीजिए भाऊ। नहीं, ये इसमें एक क्या और ये क्या लोचा है टॉपिक थी? कि हाँ। ये अरे पूछिए मत। ये रविंद्र चौहान और हम्म, एकनाथ शिंदे की बहुत पुरानी अदावत है। हम्म, वो कल्याण डोंबिवली में भी आपको बुरी तरह से देखने को मिलेगी। वहाँ एकनाथ शिंदे और भाजपा अलग-अलग लड़ना बिल्कुल तय हो गया है नगरपालिकाओं के, महानगरपालिका के जिस दिन अब वो चुनाव हो जाएँगे उस दिन, ये हम्म, तय हो गया है। कुल मिलाकर आपसी स्कोर सेटल करना है। अच्छा, कोई किसी को ये नहीं है, वक्तव्य का कोई हम्म, किसी को नहीं है। हम्म, कौन किसको क्या बोलेगा, कौन किसको क्या मारेगा, कौन क्या बदतमीजी करेगा, किसके साथ किसके खिलाफ क्या फ्रंट खोलेगा। हम्म, जिले-जिले में एकनाथ शिंदे वर्सेस अजित पवार वर्सेस भाजपा, ये बढ़िया आपको रोज व्यंग मतलब लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है। हम्म, पूना में नहीं, एकनाथ शिंदे के ही अध्यक्ष ने बीजेपी को पानी पिला दिया, जैन वाला कांड पूरा खत्म कर दिया। हम्म, जैन वाला डील ही कैंसल कर दिया, 3,000 करोड़ के जमीन का जो 290 करोड़ में हो रही थी। हम्म, मोहन साहब जो राज्य में केंद्र में मंत्री है, पुना के सांसद है, उनको निपटा दिया था। और कहते हैं उसके लिए जो पैसा आया था उस पूरे डील में, वो नागपुर से आया था। अब नागपुर से इस डील में पैसा कौन भेजेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हम्म, नितिन गडकरी तो औकात अपने मंत्रालय में भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में तो वो क्या नागपुर का कलेक्टर भी नहीं उनकी सुनता, तो इधर क्या डील करेंगे। बाकी समझ जाओ आप, इशारा काफी हम्म, है। हम्म, हम्म, सब भाई बंद अब एक्टिव हो गए, सुना मैंने, नागपुर गया था तो सब पता पड़ा। हम्म, दूसरी बात, उन्होंने उनका लैंड डील निपटाया और उधर एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया उनने, अजित पवार ने। हम्म। तो अजित पवार के बेटे का 1800 करोड़ का लैंड डील निपट गया। आशीष जी, ये एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में महाराष्ट्र की थोड़ी सी गंदगी भी साफ हो रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। वो जैन की जमीन बच गई, जैन हॉस्टल वाली, जैन समाज की। ये 1800 करोड़ की जमीन सरकारी थी, वो बच गई। कितने दिन बचेगी भाऊ? ये नहीं तो नहीं बकरी है। अभी मैंने वही आएगी। तो कहा। अभी तो कम से कम हम तो कहते हैं कि भैया ईद आने दो, कुछ तो कटेगा। हम्म। ये सब गंदगी है एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ रहे हैं। और आप ये ये लड़ रहे हैं क्योंकि इनको विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल ठाकरे की विचारधारा से कोई लेना देना, कोई किसी से लेना देना नहीं। ज्योतिबा फुले, साहू, आंबेडकर, इनके नाम लेने की औकात नहीं इन लोगों की। ये अपमानित करते हैं उनका नाम लेके। इनको सिर्फ सत्ता का मक्खन खाना है और निचोड़ लेना है। खरोच मार मार के निचोड़ रहे हैं महाराष्ट्र को। जिसके हाथ में जितना लगे खा लो। चुनाव हो गए, पैसे की जरूरत है, एक नया रोड घोषित कर दो। पूरा महाराष्ट्र उस रोड के खिलाफ है, लेकिन सरकार को वो करना है क्योंकि उसी में पैसा है। पूरा माइनिंग का क्षेत्र अडानी को बिक गया है, पूरा क्षेत्र। और बाकी बचा हुआ काम जो सर्वोच्च न्यायालय का डर होता था कि पर्यावरण में सर्वोच्च न्यायालय हाथ पड़ जाएगा, आदरणीय जो भूषण गवई जी है, उन्होंने भी उस समर्पित कर दिया कि बस अब सरकार चाहे तो वो भी कर सकती है। नहीं, काय गवई का तो जाते पर्यावरण, जाते कौन सा तोहफे पर्यावरण। दे के गए। गवई जाते जाते खूब तोहफे दे के गए हैं। गवई पे तो अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि गवई को ये बड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बारे में सोशल मीडिया में चर्चाएं हो रही है। उन्हें निशिकांत हाँ दुबे गाली चलेगी, उन्हें वो हाँ, जो है जूता जूता चलेगा, चलेगा, उसका जूता चलेगा, हाँ संजीवा गुप्ता वाले का जूता चलेगा। चलेगा, लेकिन हाँ। हमारे सवाल नहीं चलते। नहीं नहीं आएंगे नहीं, गवई पर। आशीष जी कौन, मैंने क्या कहा,
बीजेपी या संघी मानसिकता के लोगों ने मारा हुआ जूता भी उनको लोकप्रिय है, उनको वो भी एक तोहफा लगता है। लेकिन इस देश पे ईमानदारी से सवाल उठाने वाले सोशल मीडिया उनकी आंखों में चुभता है। आएंगे गवई पे तो आज आएंगे। आज आज मुझे दुख है, होंगे उनके पिता रासू गवई, लेकिन हमारे भी दिल्ली में अभिभावक रहे हैं। मैं अकेला नहीं, ऐसे 10 पत्रकारों के नाम गिना सकता हूं जो घंटों उनके साथ चर्चा करते थे, उनके अपने जीवन की स्ट्रगल से लेके गवर्नर बनने तक पूरा इतिहास है हमारे सामने। उस आदमी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अटल जी की इतनी अच्छी दोस्ती कि रासू और अटल यही एक दूसरे को संबोधित करते थे, क्या रासू, अरे अटल यार तुम तो भूल गए। उनके गौरव ग्रंथ में अटल जी ने आर्टिकल लिखा है। इतने अच्छे संबंध होते हुए भी अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, तब इनका वोट था। अटल जी ने पर्सनली फोन किया भूषण गवई के पिता को। उन्होंने नहीं कहा, अटल दोस्ती अपनी जगह पे, प्रतिबद्धता अपनी जगह पे, विचारधारा तुम्हारी मेरी एक नहीं हो सकती, दोस्ती है, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं सरकार नहीं बचा सकता। एक वोट से सरकार गिरी। ये रासू जी ने, हमने कहा कि आपने थोड़ा विचार किया बोलने के पहले? बोले बोलने के पहले विचार क्या करना, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ऐसा ऐसा दोगलेपना नहीं हो सकता मेरे से कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और फिर वहां पे पलटी मारूं, हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गए, वो तो लॉ मिनिस्टर भी बन सकते थे। अटल जी की सरकार बनाते तो अटल जी उनको गृह मंत्री मंत्रालय भी देते, पढ़े लिखे भी थे, लेकिन वो संघर्ष की पढ़ाई थी। जाते जाते ये जाते 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 इन्होंने उस पद की मर्यादा को खत्म कर दिया। इन्होंने, इनकी क्या इज्जत तो मैं छोड़ दो, इन पे बारे में बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अपने पिता की भी इज्जत को धब्बा लगा के चले गए। मुझे दुख इस बात का है। मुझे पता था जो आदमी सर्वोच्च न्यायालय में किस रास्ते से आया, ये मुझे पता था, तो उससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। लेकिन कई बार होता ना कि आदमी एक लेवल पे जाने के बाद फिर अपने पिता को सामने रखता है। पिता की इज्जत को और बढ़ाने के बजाय धब्बा लगा के चले गए। मुझे दुख रासू गवई के लिए। चलिए फिर वो तो अलग विषय है, हम उस पर आएंगे, डिटेल में आएंगे। जाते जाते कितने कांड करके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो खबर अलग है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देखिए उस महाराष्ट्र का हाल कैसे लूट मची है और बंदरबाट हो रही है, जहां पर कहते हैं हम लोग के कहावत है, थोड़ा है कड़वा, कि जहां पे फिनाइल पीने का पैसा ना हो, वही हाल है। और वहां पर देखिए चाशनी, सियासी चाशनी बनाई जा रही है, सब छक करके खा रहे हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धन है इस देश में। मुंबई कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, आसपास के एरिया, उस महाराष्ट्र में सियासत कितनी, और सब हैं, सब मिलके खुलचन, ये हाँ, कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे वाली पार्टी और शरद पवार की पार्टी, ये तो लगे हैं चलो खुलचन ही सही, जो पूरा कर लेंगे तो आखिर रगड़ करके खुलचन छुड़ा करके कुछ हम भी चाट ही लेंगे। नहीं तो सड़कों पोते विरोध कर रहे होते, ये कैसे एक एक जगह पर, एक एक सीट पर ये कर रहे होते कि कैसे निर्विरोध हुए, किसी फर्क नहीं है। कल को तो शरद पवार की पार्टी, शरद पवार जब तक है तो नाम रखे, नहीं तो ये विलय कर लेंगे सब, ये भाजपा में सब विलय हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। इनका हाँ, ठीक। अपना आइडेंटिटी कुछ नहीं है। टेक्निकली, हाँ, टेक्निकली अलग है, हाँ, प्रैक्टिकली सब भाजपाई है। सब भाजपा। कल को वो भाजपा सिंगल पार्टी, तो ये शरद पवार या जो है लोग, ये सब ये ढकोसला कर रहे हैं, सब पाखंड कर रहे हैं। मोदी के पाखंड में, जैसे कहते हैं हाथी के पांव सबका पांव, वैसे ही मोदी के पाखंड में सबका पाखंड समाहित। इतने मान लीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।